Hi everybody. Today we are going to discuss about the placenta previa. प्रीविया के मैंने होता पहले और प्लेसेंटा मीन्स होता है प्लेसेंटा। देखिए प्लेसेंटा प्रीविया को जानने से पहले हम थोड़ा सा आपको उसकी स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं कि प्लेसेंटा क्या है और वो कहां पर लगी हुई होती है। तो आप इस तरफ देखिए, ये आपका यूट्रस, ये आपका यूट्रस होता है, यूट्रस, और इसमें दोनों साइड में ये दो ट्यूब लगी हुई है जिनको फेलोपियन ट्यूब कहते हैं। जो बच्चा इंप्लांट होता है यानी कि जो फीटस जो है वो मां के गर्भ में जो होता है वो कहां पर कैसे लगा हुआ होता है। देखिए इसकी जो एक्चुअल साइट है या नॉर्मल साइट जो होती है कि बच्चा कहां चिपकना है, कहां वो स्ट्रक्चर जिसके जरिए जो है बच्चा मां से जुड़ा हुआ है उसको प्लेसेंटा, और जिस कोड के जरिए जुड़ा हुआ है उसको हम अम्बिलिकल कोड कहते हैं। तो वो प्लेसेंटा जो है आपका इस यूट्रस की पोस्टीरियर वाल पर यानी कि अपर पोस्टीरियर वाल पर ऊपर की तरफ, यानी कि यहां से ऊपर की तरफ जो है वो पीछे की तरफ कहीं पर भी जो है आपका चिपक सकती है, कहीं पर भी इंप्लांट हो सकती है। तो वो उसकी नॉर्मल साइट होती है, यानी कि पोस्टीरियर एंड अपर पार्ट ऑफ द यूट्रस इज द मेन साइट या परफेक्ट साइट फॉर इंप्लांटेशन। अगर इस लो लाइन से नीचे, इस लो लाइन से नीचे कहीं पर भी आपका प्लेसेंटा जो है आपका वो इंप्लांट करती है, चिपकती है, तो वो आपका प्लेसेंटा प्रीविया कहलाती है। यहां पर आप स्ट्रक्चर के साथ साथ एक चीज और देखिए ये नीचे की तरफ है आपका वेजाइना जिसके थ्रू इंटरकोर्स होता है, उससे आगे की तरफ ये स्ट्रक्चर जो है आपका सर्विक्स कहलाती है। सर्विक्स यानी कि यूट्रस की गर्दन, ठीक है। इसमें दो ओपनिंग है, दो रास्ते हैं। एक ये वाला रास्ता है जो वेजाइना से कनेक्ट हो रहा है और एक ये वाला रास्ता है जो यूट्रस की बॉडी से कनेक्ट हो रहा है। तो ये जो रास्ता आपका वेजाइना से कनेक्ट हो रहा है तो ये एक सुराख है, यानी कि तो इसको हम एक्सटर्नल ऑस कहते हैं, यानी कि बाहरी सुराख कहते हैं। और ये जो ऊपर वाला सुराख है इसको हम बोलते हैं इंटरनल ऑस, जो आपका इसकी यूट्रस की बॉडी के साथ इसको कनेक्ट करता है। इंटरनल ऑस यानी कि अंदर वाला सुराख जो है। उसके बाद आते हैं हम आपका प्लेसेंटा प्रीविया पर प्रॉपर। अब देखिए प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटा प्रीविया हम कहते किसको है? प्लेसेंटा प्रीविया जो है देखिए आपका इंप्लांटेशन ऑफ द प्लेसेंटा ऑन लोअर सेगमेंट ऑफ द यूट्रस। जैसे मैंने अभी स्ट्रक्चर में आपको बताया कि वो नॉर्मल साइड जो है उसकी अपर एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द यूट्रस होती है, लेकिन यहां पर जो है आपका जब वो लो लाइन से नीचे आपका जो है इंप्लांट हो जाए बच्चा जो है किसके जरिए? प्लेसेंटा के जरिए, तो उसी प्लेसेंटा को हम क्या कहते हैं? प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। और जो 70% केसेस में, 70% केसेस में जिम्मेदार होती है एपीएच की, यानी कि एंटीपार्टम हेमरेज, यानी कि 20 हफ्ते का जब बच्चा हो जाता है तो उसके बाद जो है जब हेमरेज होता है तो उसको हम एपीएच का नाम देते हैं, यानी कि 20 हफ्तों के बाद और पैदाइश से पहले कभी भी जो है वो आपका ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? एपीएच का नाम देते हैं, जिसकी वजह से आपका जो है मोर्टिलिटी भी हो सकती है, बच्चे की भी डेथ हो सकती है और मां की जान को भी खतरा बन सकता है। यानी कि 70% केसेस में ये प्लेसेंटा प्रीविया जो है वो आपका रेस्पॉन्सिबल होती है एपीएच की। लेकिन जनरली देखने में आता है, इसमें शुरुआत में ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखने में अक्सर ये भी आता है 90% केसेस में जो प्लेसेंटा प्रीविया होता है, यानी कि प्लेसेंटा जो नीचे की तरफ इम्प्लांट हुआ है वो माइग्रेट कर जाता है ऊपर की तरफ, यानी कि अदर प्लेस पर माइग्रेट कर जाता है 90% केसेस में। लेकिन 10% केसेस जो है उनमें माइग्रेट नहीं कर पाता है, तो उनमें रिस्क ही रहता है। इसमें ब्लीडिंग, अभी आपको मैंने बताया, ब्लीडिंग अकर्स आफ्टर 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी या बिफोर बर्थ, और तकरीबन 500 ml से ज्यादा जब ब्लड आ जाए तो इसका मतलब वो रिस्क की तरफ जा रहा है, तो फिर हमें कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करना पड़ता है। उसके बाद है कॉजेज। देखिए हालांकि इसके कोई कॉज जो है वो पूरी तरह से मालूम नहीं है या पूरी तरह से क्लियर नहीं है, लेकिन कुछ एसेसरी फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपका प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन पैदा हो सकती है। जैसे नंबर 1, एंडोमेट्रियम ऑफ अपर यूटेरस इज नॉट वेल वेस्कुलराइज्ड, यानी कि जो सबसे अंदर वाली दीवार होती है यूटेरस की, वहां पर जो ब्लड सर्कुलेशन है
यानी कि सर्कुलेशन या ब्लड वेसल्स है वहां पर वो प्रॉपर ना हो, पूरी तरह से वहां पर आपका सर्कुलेशन ना हो पा रहा हो, तो इस वजह से वहां पर बच्चा इंप्लांट नहीं हो पाता है। वो फिर नीचे की तरफ जो है वहां पर जहां पर हाईली वेस्कुलराइजेशन होता है वहां पर जो है वो बच्चा इंप्लांट हो जाता है। तो ये आपका इसका एसेसरी फैक्टर्स हो सकता है। नंबर 2 पर आता है आपका एबॉर्शन, चाहे वो आपका इंड्यूस्ड एबॉर्शन हो या स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन हो, तो इन कंडीशंस में भी कभी कभी एपीएच का खतरा जो है वो बाद में बन जाता है। उसके बाद नंबर 3 यूटेराइन स्कार, यानी कि कोई यूटेराइन सर्जरी हुई हो उसके बाद वहां पर जो है स्कार मौजूद रह गया हो, बाकी रह गया हो, पूरी तरह से फिल ना हुआ हो या पूरी तरह से ठीक ना हुआ हो, तो उस कंडीशन में या स्कार इतना बड़ा हो कि अगर उस साइट पर जो है इंप्लांटेशन होगा तो वो पूरी तरह से स्ट्रेंथ नहीं होगा, मजबूत नहीं होगा, वो कभी भी जो है वहां से हट सकता है। यानी यूटेराइन स्कार यानी कि एंडोमेट्रियम डैमेज ड्यू टू, एंडोमेट्रियम वहां से पहले डैमेज हो जाती है, उसके बाद ठीक भी हो जाती है, लेकिन वो फिर भी हिस्सा जो है वहां से वीक रहता है। तो किसकी वजह से हो सकता है? प्रीवियस यूटेराइन सर्जरीज की वजह से हो सकता है, फाइब्रॉइडक्टोमी की वजह से होता है, यानी कि यूट्रस के अंदर फाइब्रॉइड था और फिर वो उसको वहां से वहां निकाला गया, फाइब्रॉइड को निकाल देगा, लेकिन वहां पर स्कार मौजूद रहा, वहां की वॉल जो है वो आपका वीक रहती है, तो उस सूरत में वहां पर अगर इम्प्लांटेशन होता है तो वो भी आपका प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन में आ सकता है, यानी कि वहां पर भी प्लेसेंटा प्रीविया मौजूद हो सकता है। डी एंड सी भी यानी कि डायलेटेशन एंड क्यूरेशन जो है आपका, ये भी इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकता है। फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसीज यानी कि मल्टीपेराइटी, यानी कि जो औरत ने कई बच्चों को जन्म दे रखा हो तो उससे उसका जो यूट्रस होता है वो माल न्यूट्रिएटेड हो जाता है और उसकी वजह से वाल्व वीक हो जाती है, तो वो आफ्टर 35 इयर्स जो है देखने में आता है कि उनमें इस तरह के चांसेस जो है देखने को मिलते हैं। रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? रिस्क फैक्टर्स देखिए क्या क्या हो सकते हैं। रिस्क फैक्टर्स जो है आपका, ये प्लेसेंटल साइज, किसकी वजह से हो सकता है प्लेसेंटल साइज? देखिए प्लेसेंटल साइज या तो प्लेसेंटा खुद ही बहुत बड़ा हो, खुद ही बहुत बड़े सरफेस एरिया पर चिपका हुआ हो, तो वो भी रेस्पॉन्सिबल हो सकता है, या मल्टीपल बर्थ यानी मल्टीपल प्रेगनेंसी से मतलब है कि उसमें ट्विंस हो या 2 से ज्यादा बच्चे हो तो उनका या तो एक ही प्लेसेंटा हो बड़े साइज का या अलग अलग प्लेसेंटा जो है वहां पर लगी हुई हो, तो वो भी रेस्पॉन्सिबल मानी जाती है, वो रेस्पॉन्सिबल हो सकती है आपका प्लेसेंटा प्रीविया के लिए, वो भी रिस्क फैक्टर है। प्रीवियस प्लेसेंटा प्रीविया यानी कि पहले वाली प्रेगनेंसी में भी उसको प्लेसेंटा प्रीविया ही रहा हो तो वो भी रिस्क फैक्टर में आता है। मैटरनल एज यानी कि उसकी उम्र जो है, मां की उम्र जो है 35 साल से ज्यादा हो तो उस कंडीशन में भी इस तरह का चांस मिलता है, इस तरह के चांसेस जो है वो देखने को मिलते हैं या इस तरह के केसेस देखने को मिलते हैं। इंट्रा यूटेराइन फाइब्राइड, अभी मैंने ऊपर भी डिस्कस किया कि इंट्रा यूटेराइन फाइब्राइड भी इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकता है, और कुछ केसेस में जो है वो स्मोकिंग और कुछ लेडीज जो है वो आपका कोकेन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो उनमें भी हाईली रिस्क होता है आपका प्लेसेंटा प्रीविया का। उसके बाद आता है टाइप्स या स्टेजेस। प्लेसेंटा प्रीविया जो है वो कितनी टाइप्स का हो सकता है या उसकी कौन कौन सी स्टेजेस हो सकती है? देखिए उसकी 4 स्टेजेस जो है हम काउंट करते हैं, 4 स्टेजेस। देखिए ये हमने आपका यूट्रस का एक फिगर बनाया है और उसके अंदर ये फीटस दिखाया है, तो इसकी 4 स्टेजेस है। 4 स्टेजेस में सबसे पहली बात है, देखिए इसको जानना, अभी जैसे मैंने उसमें फिगर में बताया था कि एक एक्सटर्नल लॉस होता है और एक इंटरनल लॉस होता है, तो हमने वहां पर आपको दिखाया इंटरनल लॉस और एक्सटर्नल लॉस। तो एक्सटर्नल लॉस तो बाहर की तरफ है और इंटरनल लॉस यानी कि ये वाला रास्ता इंटरनल लॉस। हमने उस रहा कि यहां पर इस तरह भी इसको शो किया है, यानी कि अंदर वाला रास्ता हमने यहां पर दिखा दिया है। तो अब होता क्या है, देखिए स्टेज फर्स्ट यानी कि लो लाइन प्लेसेंटा प्रीविया, यानी कि जो प्लेसेंटा इंप्लांट हुई है वो लो लाइन पर हो, यानी कि लो लाइन से नीचे, यानी कि अपर जो पार्ट है यूट्रस का जहां पर नॉर्मल साइट है उससे नीचे आपका जो प्लेसेंटा है वो चिपकी हुई हो। तो इस तरह से देखिए हम यहां पर आपको फिगर बना रहे हैं, यह है अम्बिलिकल कॉर्ड जिससे बच्चा मां से जुड़ा हुआ है, इससे बच्चा मां से जुड़ा हुआ है, और ये प्लेसेंटा आपका यहां पर इस तरह से इसके साथ इंप्लांट होता है, यानी कि लो लाइन से नीचे की तरफ ये प्लेसेंटा जो है आपका इंप्लांट हो जाए लो लाइन पर, यानी कि जब हम इसको यहां से देखते हैं झांक के तो यहां पर कोई हमें स्ट्रक्चर दिखाई नहीं देगी, यानी कि प्लेसेंटा जो है वो सर्विक्स से थोड़ा दूर
है तो इसको हम जो है किसमें आते हैं, लो लाइन प्लेसेंटा प्रीविया की कैटेगरी में रखते हैं। नंबर 2, मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया। मार्जिनल से मतलब है कि कुछ हिस्सा जो है आपका सर्विक्स से नजर आने लगे, यानी कि इस तरह से ये तो होगी आपकी अम्बिलिकल कॉर्ड और ये आपका प्लेसेंटा, और यहां इस तरह से हल्का सा पार्ट ये इस तरह से ये सर्विक्स की तरफ को आ जाए, सर्विक्स का जो इंटरनल हाउस है उसकी तरफ को आ जाए, यानी कि सर्विक्स जब हम झांक कर देखते हैं तो वो हमें इस तरह से थोड़ा सा पार्ट जो है वो आपका सर्विक्स के अंदर भी नजर आए। यहां पर है ही, लोअर लाइन पर तो है ही, लेकिन थोड़ा नीचे की तरफ आ गई है ये, तो सर्विक्स से थोड़ा हिस्सा देखने को मिलता है, तो इसको हम मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया का नाम देते हैं। तीसरा है आपका पार्शियल या इनकम्प्लीट प्लेसेंटा प्रीविया। इसमें क्या होगा कि आपका जो प्लेसेंटा है वो और थोड़ा नीचे की तरफ आ जाती है और आपका जो इंटरनल हाउस है उसमें ज्यादा दिखाई देने लगती है। जैसे यहां पर देखिए आप, ये आपका अम्बिलिकल कॉर्ड और ये आपका प्लेसेंटा है, और ये प्लेसेंटा अब और ज्यादा है, यानी कि बीच में को आ जाए, इसके थोड़ा सा मिडिल में को आ जाए, यानी कि और अच्छी तरह से यहां पर क्लियरली ये दिखाई देगी। देखिए, तो इसको हम, यानी कि और ज्यादा दिखाई दे रही है सर्विक्स के इंटरनल हाउस से, तो ये पार्शियल या इनकम्प्लीट प्लेसेंटा प्रीविया कहलाती है। फोर्थ, यानी कि जिसको हम कंप्लीट या सेंट्रल प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं, कंप्लीट या सेंट्रल प्लेसेंटा प्रीविया। इसमें क्या चाहिए, पूरी तरह से आपका सर्विक्स के मुंह को ढक लेती है, पूरी तरह से सर्विक्स के इंटरनल हाउस पर आ जाती है। इस तरह से देखिए, ये आपका अम्बिलिकल कॉर्ड और ये आपका प्लेसेंटा पूरी तरह से इस तरह से, ये इस तरह से पूरी की पूरी जो है सर्विक्स को पूरा कवर कर ले, या इस तरह से देखिए आप, यानी कि ये जो सुराख था इंटरनल हाउस से इसको पूरी तरह से ढक लिया। और सेंट्रल और कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया ये 10% केसेस में देखने को मिलती है। उसके बाद आता है क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स यानी कि इसमें क्या चीज हमें दिखाई देंगी, क्या इसके साइन सिम्टम्स होंगे। देखिए, सबसे मेन तो होता है आपका एक्सेस ब्लीडिंग फ्रॉम द वेजाइना, और जो कि पेनलेस होता है, यानी कि दर्द उसमें नहीं होता है, लेकिन उसका कॉज भी कुछ अपेरेंट नहीं होता है, क्लियर नहीं होता है, कॉज भी कोई खास मालूम नहीं होता। और ब्लीडिंग जो है कब होगी आपका, आफ्टर 20 वीक्स, या यानी कि सेकेंड हाफ ऑफ द प्रेगनेंसी के सेकेंड हाफ में इस तरह के केसेस देखने को मिलते हैं। नंबर 2, ब्लड जो इसमें आता है, इसमें जो ब्लड आ रहा है वो बिल्कुल फ्रेश होगा और ब्राइट रेड जो है वो देखने को मिलता है। और लेबर के दौरान जो है बहुत ज्यादा, अगर टाइम पूरा हो रहा है उस वक्त जो है उसमें से ब्लीडिंग हो रही है, तो लेबर के वक्त जो है बहुत ज्यादा ब्लीडिंग एक साथ जो है वो बढ़ जाती है। तो इंक्रीज चांस ऑफ प्री टर्म बर्थ एंड फीटल हाइपोक्सिया, तो उसकी वजह से बच्चा वक्त से पहले भी पैदा हो सकता है, और उसके साथ साथ जो है चूंकि ब्लड सप्लाई जो है पूरी तरह से नहीं हो पाती है, तो बच्चा हाइपोक्सिया की कंडीशन में जा सकता है। हाइपोक्सिया की कंडीशन में जाएगा, अगर हमने क्योर नहीं किया तो फिर वो एस्फिक्सिया की कंडीशन में उसके बाद जो है बच्चे की डेथ मुमकिन होती है। अब इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, यानी कि कॉम्प्लिकेशन मैटरनल में क्या है कि एक्सेसिव ब्लड लॉस, बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो जाएगा। और बच्चे के अंदर क्या होगा, बच्चे के अंदर चांसेस होंगे हाइपोक्सिया या प्री टर्म डिलीवरी होने के, तो ये इसके कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। इसमें इन्वेस्टिगेशन देखिए हम क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन जो है हम इसमें प्री नेटल यूएसजी यानी कि अल्ट्रासोनोग्राफी करा के रखते हैं। और प्रिकॉशंस देखिए हमें इसमें क्या रखनी चाहिए। अगर हमने ये यूएसजी के जरिए हमें मालूम हो गया तो हमें क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी है, क्या क्या सावधानियां रखनी है, तो उसमें नंबर 1 सबसे पहली चीज, डोंट डू हैवी वर्क। कोई भारी काम ना करे जिससे जो है किसी तरह का जर्क लगने का, किसी तरह का झटका लगने का खतरा हो और जो है ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए। किसी भी हैवी चीज को उठाने की कोशिश ना करें, भारी चीज को उठाने की कोशिश ना करें, क्योंकि भारी चीज को उठाने की वजह से एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज हो सकता है और बच्चे के ऊपर प्रेशर आ सकता है और बच्चा नीचे को खिसक सकता है और प्लेसेंटा अपनी जगह वहां से छोड़ सकता है, तो उसकी वजह से भी ब्लीडिंग जो है वो आपका कंटिन्यू, यानी कि ब्लीडिंग जो है वो हो सकती है। डोंट डू
लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, लंबे दूरी का आप सफर मत तय करिए, क्योंकि हो सकता है गाड़ी में चलते हुए झटका वगैरह लगे और उसकी वजह से इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर हो जाए, यानी कि एब्डोमिनल का प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाए, तो उसकी वजह से क्या होगा कि बच्चे का प्रेशर पड़ेगा और ब्लीडिंग जो है वो कंटिन्यू, यानी कि ब्लीडिंग जो है स्टार्ट हो सकती है। तो इसलिए लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ट्रेवल मत करें, लंबा सफर ना करें। अवॉइड करें हैवी वेट, जैसे कि भी मैंने बताया, डोंट स्टे अलोन इन होम, घर के अंदर कभी अकेले ना रहें ऐसी कंडीशन, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एकदम से सडन ब्लीडिंग होती है, बहुत तेजी के साथ ब्लीडिंग होती है, तो अगर कोई वहां घर पे नहीं होगा तो आपकी जान को खतरा बन सकता है, बच्चे की जान को खतरा बन सकता है। तो इसलिए कभी भी अकेले रहने की कोशिश ना करें ऐसे टाइम में। और डोंट क्वाइटस, अगर ये कंडीशन है, इनमें से कोई सी भी कंडीशन है प्लेसेंटा प्रीविया की, तो इंटरकोर्स मत करिए, सख्ती के साथ मना करिए कि इंटरकोर्स नहीं करना है। तो ये जो है आपका क्वाइटस बिल्कुल ना करें, इंटरकोर्स बिल्कुल ना करें प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन। कब? यानी कि स्पेशली आपका 20 वीक्स के बाद, 20 वीक्स की प्रेगनेंसी हो जाए उसके बाद ये कोशिश करें कि बिल्कुल भी आपका क्वाइटस ना हो। करेक्ट हीमोग्लोबिन, अगर बीच बीच में आप अपना ब्लड टेस्ट वगैरह कराते रहें कि हीमोग्लोबिन वगैरह सही है या नहीं है, तो उसको भी करेक्ट रखें। और आयरन रिच डाइट जो है वो पेशेंट को देते रहें, ताकि जो है उसकी जो है आगे फ्यूचर में आने पर कोई ज्यादा दिक्कत उसको ना आए। इसके बाद आते हैं मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट इन प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन में क्या हमें मैनेजमेंट करना चाहिए, क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि डोंट पैनिक, एकदम से मत घबराइएगा बिल्कुल भी, क्योंकि अगर लाइट ब्लीडिंग हो रही है तो उसमें ज्यादा रिस्क नहीं होता है, लेकिन अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाती है तो उस वक्त आपको एकदम से हॉस्पिटलाइज होना है और इमीडिएट अपने डॉक्टर्स को जिससे कांटेक्ट करना है। तो डॉक्टर्स को क्या करना है कि सबसे पहले जब ऐसा केस आ रहा है तो सबसे पहले उसको ओटी में ले जाकर जो है उसका आप एग्जामिन करें, और उसके बाद जो है आप देख रहे हैं कि हैवी ब्लीडिंग हो रहा है तो एकदम से आप जो है आईवी फ्लूइड्स जो है उसको चालू, और अगर हल्की सी लाइट ब्लीडिंग है तो उसको बेड रेस्ट और इसके साथ साथ पेल्विक रेस्ट दे, तो तब भी जो है ये क्योर हो जाएगा। लेकिन अगर हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो आपको जो है तुरंत उसके लिए आपका आईवी फ्लूइड्स का इंतजाम करें और ब्लड ट्रांसफ्यूजन का भी इंतजाम रखें, क्योंकि अगर इमरजेंसी आती है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी आपको तुरंत करना पड़ेगा। अब इसमें अगर प्रेगनेंसी लेस देन 38 वीक्स, अगर 38 वीक्स की प्रेगनेंसी अभी नहीं हुई है और पेशेंट की जनरल कंडीशन बिल्कुल ठीक है, इसके साथ साथ नो एक्टिव ब्लीडिंग यानी कि ज्यादा ब्लीडिंग नहीं हो रही है, और इसके साथ साथ फीटल हार्ट साउंड जो है वो परफेक्ट है, आवाज साफ आ रही है, तो उस सूरत में आप वेट करें 38 वीक्स तक, उसका 38 वीक कंप्लीट होने का वेट करें। अगर बहुत मतलब हल्की सी ब्लीडिंग आ रही है लेकिन जनरल कंडीशन पेशेंट की ठीक होनी चाहिए और फीटल हार्ट साउंड जो है वो बिल्कुल ठीक है, तो उस वक्त जो है आप वेट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि ये भी देखना है आपको कि प्लेसेंटा प्रीविया किस स्टेज का था, फर्स्ट का था या सेकंड का था, और उसके बाद अगर फर्स्ट सेकंड का था तो आप ट्राई करेंगे वेजाइनल डिलीवरी की ट्राई करेंगे, और अगर ब्लीडिंग कंटिन्यू हो रहा है, तेज हो रहा है, तो फिर आपके सामने सिजेरियन सेक्शन के अलावा कोई रास्ता नहीं रहता है, तो आप सिजेरियन सेक्शन करेंगे। अगर बेबी प्रीमेच्योर है, अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो ट्राई यही करेंगे कि वेजाइनल डिलीवरी हो जाए। लेकिन अगर आप सक्सेस नहीं होते तब आप सिजेरियन सेक्शन करके बच्चे को उठा सकते हैं। अगर इफ 38 वीक्स और मोर देन 38 वीक्स यानी कि 38 हफ्ते पूरा हो चुके हैं या उससे ज्यादा हो चुके हैं, तो फिर आपके साथ, और पेशेंट को लेबर भी शुरू हो गया है लेकिन ब्लीडिंग हैवी हो रहा है, तो आप जो है, और फीटल हार्ट साउंड कभी कभी ऐसा भी होता है कि एब्सेंट भी हो, फीटल मालफॉर्मेशन को भी नजर में रखना है, फीटल मालफॉर्मेशन को भी नजर में रखना है। और टाइप सेकंड का अगर पोस्टीरियर साइड में वो आपका टाइप सेकंड या स्टेज सेकंड का प्लेसेंटा प्रीविया है, तो उस सूरत में भी आपको ये नजर रखनी पड़ेगी कि कौन से टाइप का है। तो यहां पर टाइप सेकंड पोस्टीरियर, थर्ड एंड फोर्थ स्टेज अगर है तो उस सूरत में आपको इमीडिएट सिजेरियन सेक्शन ही कराना होगा, अदरवाइज बच्चे को और बच्चे की मां दोनों को खतरा पैदा
हो सकता है। मां के अंदर हैवी ब्लीडिंग होने की वजह से, एक्सेसिव ब्लड लॉस होने की वजह से वो शॉक में जा सकती है, हाइपोवोलेमिक शॉक हो सकता है, और फीटस के अंदर जो है वो आपका हाइपोक्सिया की कंडीशन बन सकती है, उसके बाद वो एस्फिक्सिया होने की वजह से उसकी डेथ भी मुमकिन होती है। तो ऐसी सूरत में कि फीटस जो है आपका, उसके लंग्स सही तरीके से काम करते रहे, ऑक्सीजन पूरी जो है उसको मिलती रहे, तो आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि बेबी के लंग्स जो है वो आपका प्रॉपर काम करते रहे और वो हाइपोक्सिया से उसको प्रिवेंट किया जा सके। मीन्स आप सीधी सी बात समझ सकते हैं कि अगर पेशेंट को लाइट हल्की ब्लीडिंग हो रही है, उसकी जनरल कंडीशन ठीक है और फीटल हार्ट साउंड बिल्कुल ठीक है, तो वेट कर सकते हैं आप वेजिनल डिलीवरी का। और अगर आप हैवी ब्लीडिंग हो रही है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, कोई चांस नहीं है रुकने का, तब आप जो है इमीडिएट सिजेरियन सेक्शन करके उस बच्चे को उठवा सकते। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, प्लेसेंटा प्रीविया। तो अगर इसमें से कोई बात समझ में नहीं आए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।